अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी गुफ्तगू करनी होती है, मेरे पास ज़रा वक्त होता है, लेकिन ये मैं बता दूं कि पीटीआई का लगता है ढंका बज रहा है इस वक्त, और लोग कई छोड़ के जो हैं वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं और मामला ये आगे की तरफ चल रहे हैं। और बहुत से यानी बहुत ही बड़ी तादाद है। वो मैं तस्वीरें बैकग्राउंड पे क्या चलाऊं, आखिर क्या वजह है? आखिर वजह तो यही है कि जब भी इलेक्शन होने हैं तो पीटीआई की पोजीशन जो है वो बहुत आगे चल रही है। दो इश्यूज़ पे आपकी बहुत सी बातें आती रहीं। ये आईने पाकिस्तान 1973 में आपके सामने रख देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके समझाने के लिए। ये आईने पाकिस्तान 1973, इसकी ना जो प्रोविजंस हैं, जो आप एमरजेंसी के हवाले से पूछते रहे कि जी लग सकती है, माली एमरजेंसी भी लग सकती है और दूसरी एमरजेंसी भी लग सकती है, और ये आर्टिकल हैं 232 से लेकर 237 तक। ठीक है जी। एक तो है कि मुल्क की अंदरूनी खाना जंग हो या बाहर जंग हो और मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो तो आप एमरजेंसी लगा सकते हैं, और इस दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं। और जब सूबों में आइनी तौर पर अगर आप फेलियर हो सके तो गवर्नर कैसे लग सकता है। 235 बड़ा रेलेवेंट है कि मुल्क में फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सके, और जब एमरजेंसी लग जाए इसको उतारा कैसे जा सकता है। 236 है। ये सारे आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। और इस दौरान मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट जो है ना वो क्या कर सकती है सब, और ये मैं डिटेल में फिर बात करूंगा, जो कि मैं इस पर एक अलग प्रोग्राम करना चाहता हूं आपके, लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है ताकि उनको समझ आ सके है क्या। सबसे पहला तो है, जैसे मैंने अर्ज़ किया 232 है, वो मैंने आपको सामने बता दी है। और होता क्या है इसके अंदर, सुबह के हवाले से क्या करना होता है क्या, और किस तरह। और एक जो सब आर्टिकल 6 है ना, वो आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये आर्टिकल 230 अपना 2 का सब आर्टिकल 6 बड़ा अहम है। While proclamation of agencies in force, Majlis Shura may by law extend the term of National Assembly for a period not exceeding 1 year and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to be in force. 1 साल तक मियाद बढ़ाई जा सकती है। ये फ्यूचर की बातें, ये फूड फॉर थॉट मैंने दिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए। फिर केयर टेकर सेटअप के हवाले से बात होती है। वो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, और इस वक्त का अपोजिशन लीडर आपको पता है वो है ना, पता नहीं क्या है, अपोजिशन लीडर ही कह रहे हैं कॉपियाँ मांग रहा हूँ, उसकी अपॉइंटमेंट मैंने चैलेंज करनी है, मुझे अभी तक कॉपियाँ फ्राहम नहीं की गई हैं। ये अपोजिशन लीडर नहीं है आइन। ये अगर केयर टेकर सेटअप आता है तो केयर टेकर सेटअप लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर, बड़ी अहम पोस्ट है अपोजिशन लीडर की। अगर अपोजिशन लीडर इस तरह का चंद लोगों में से चुन के आप ले आए, और वो तो विल ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ विल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के विल नहीं है, ये 90 दिन के अंदर अंदर होना होता है। और वो ये मुतलका जो प्रोविजन है बैकग्राउंड पे वो भी चल रही होगी ताकि आप समझ सकें कि ये बाई इलेक्शन है। ठीक है जी। 224 है आप लोगों को समझने के लिए। फिर मुद्दत म्याद जो 5 साल असम्बली की है वो भी आप समझ सकते हैं कि कौमी असम्बली की जो म्याद है अब वो 52 अगर आप चल रहा हो, 51 में नेशनल असम्बली है, 52 में उसकी म्याद है। म्याद 5 साल के हवाले से है। एक प्रोविजन जो आपके सामने और रखनी है कि फ़र्ज़ करें केयर टेकर सेटअप जितने अरसे में आती है, और आप मिसाल के तौर पर उतने अरसे में फ़र्ज़ करें हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप उतने अरसे में इलेक्शन ना करा सकें। अब ये और ये 254 है, फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये भी आपके सामने तो तफसीली बातें करूँगा बाद में। 254 मौजूद है कि वो जो केयर टेकर सेटअप है उसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। मैं फिर बता दूँ आपको, बढ़ाया जा सकता है। और 254 वो हालात आपके सामने रखेंगे कि क्यों केयर टेकर सेटअप आना है। तो अभी कह नहीं सकते। इमरान खान के हिसाब के लिए ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो फूड फॉर थॉट किसी ना किसी जगह सोचा जा रहा है, जो पीडीएम या बाकी लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। इस पर अमल दरामद होना या एक अलग इशू है, लेकिन आपके सामने कानूनी पोजीशन रखना मेरा काम है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान और महमूद खान पर 50,000 रुपये जुर्माना हो गया। 6 सितंबर के जलसे में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान
और खैबर पख्तूनख्वा जिला में दीगर मशीरों समेत काबीना के मुतअद्दिद अरकान पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। NA-31 पेशावर में होने वाले अपना जी अखबार PTI के जलसे में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शहाबुद्दीन ने जुर्माना आयद किया। वहाँ लोग जितने भी गए, दीगर वज़रा में तैमूर इकबाल झगड़ा है, इश्तियाक उमर है, शौकत यूसुफजई है, कमरान खान बंगिश है, अनवर ज़ेब खान है, मोहम्मद इकबाल वज़ीर और वज़ीर आला के मुआवनीन जो हैं खलीकुर रहमान और वज़ीर ज़ादा पर अलग अलग जुर्माने आयद किए। ये रैली के हवाले से नोटिस जारी किया था उन्होंने 6 सितंबर के हवाले से साफ को नोटिस जाते हुए जवाब तलब किया था और उन्होंने इस पर वीडियो, तस्वीर और मौजूदा जो शवाहिद हैं अपना जांच पड़ताल और मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के बाद साबित हुआ। उन्होंने कहा कि ये 17B की जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक है उसके 17B की खिलाफ वर्जी है। 17B में जो कहा गया कि अवामी अहदेदारान बेशमूल सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वाक़ई वज़रा, ये सारे जितने भी लोग हैं ये किसी जलसे में शिरकत नहीं कर सकते। और हुक्मनामे में जो भी उन्होंने बात सारी करते हुए उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर है, हुक्मनामे में ये भी उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 234(3) के तहत इलेक्शन रूल्स 2017 के ज़ाब्ता 171 सब रूल 3 के तहत ये जो है ना इन पे ये जुर्माना हो चुका है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, एक बात जो बड़ी वजाहत के साथ अब बताता चलूँ, जस्टिस काजी फाइज़, जस्टिस तारक महमूद खोसा साहब का जो ख़त लिखा गया है हमारे प्रोफेशनल वकला में, इसको अच्छे नज़रों में नहीं देखा गया। और इस तरह का जो ये तरीका, ये पाकिस्तानी जुडिशरी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये हालात और वाक़यात किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है में कुछ लोग नुमाइंदे जो हैं ये हालात और वाक़यात ख़राब कर रहे हैं। यहाँ कंसेंसस होना चाहिए, इकट्ठे चलना चाहिए। और तकरीर के हवाले से तकरीर जब सारी की मायूसी का अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं उनमें किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उन्होंने साथ साथ जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से 9 अरकान में से 28 जो फ़ौरन बाद खतूत लिखे जिसमें दावा किया गया था जो भी करना था, लेकिन यहाँ सीनियरिटी ऑफ जज नहीं है। मैं फिर क्लियर करता चलूँ, ये जो ये कहा जा रहा है, ये 2 जजेस अगर ये बैठकर ये कहें कि जनाब सीनियरिटी ऑफ जजेस होनी, तो पहले जितने हुए हैं तो वो क्या हुए हैं, ठीक है ना जी, वो तो आप लोगों के सामने। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो अहबाब हैं, हर एक को पता है कि उन्होंने जिस तरह बार को चलाया है, बड़े एतराज़ात हैं लोगों पे, दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन ये तकलीफ़ दे बातें हैं, आम बंदे के लिए बहुत तकलीफ़ दे बातें हैं। और हम चाहेंगे कि आगे आप लोगों को ये समझ आ सके कि अब आप बात क्या हम कहना चाह रहे हैं। और जो कोई भी है, और इसमें जजमेंट आपको पता है, मैं PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 के रेलेवेंट पैरा चलाता हूँ, जहाँ मैं अपना फ़र्क बताता हूँ आपको। आर्टिकल 193 में हाई कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ सीनियरिटी, सेशन जज भी सीनियर लेके आए ना, फिर वहाँ क्यों नहीं लेके आते। और यहाँ और आप सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हो तो यहाँ सीनियरिटी जजेस का प्रिंसिपल कहाँ से लगा दिया आपने। आर्टिकल 177 बड़ा क्लियर है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। 5 साल की आपकी वकालत होने, अपने जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और 15 साल का वकील का। वकीलों को हम कम ही देखते हैं, मेरे ख्याल कोई कई आध सारे एग्जाम्पल मौजूद हो, लेकिन जज और वहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस के हवाले से सीनियरिटी की बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि पोजीशनिंग क्या है, आगे क्या चीज़ें जा रही हैं और क्या होने क्या जा रहा है। जजेस मेरिट पे आने चाहिए, उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल बिल्कुल हमारी वकला बरादरी मेजॉरिटी इस बात को नहीं समझती, और उनकी मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि जो पहले प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं उसी के मुताबिक होना है। और MKM के जो सीनियर रहनुमा है वसीम अख्तर ने फाकी हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि अब कराची वालों को कोई लाश नहीं देना। अगर कोई लाश गिरी, लापता कारकुन बाजियाब नहीं, तो फिर अपनी खुद सवाल लेना। ये धमकी तो वैसे देते रहते हैं। कराची में मुबीना तौर पर कत्ल होने वाले कारकुन आबिद अब्बासी को नश्तर रोड पर नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एरिक कवाल है, वैसे चलें बहरहाल कह रहे हैं। MKM के एक और कारकुन राजू की भी है। साबिक मेयर ने कहा कि कराची तबाही की जानब जा चुका है, कराची के लोग लाशें, आप भी रहे हैं साथ यहाँ पर। और बार बार पूछा कि जवाब हमारे पास नहीं है। हुकूमत छोड़ने का अंदिया देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कराची वालों को लाशें मत दीजिएगा, और अब को लाश गिरी तो हमारा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। तो आप क्यों चल रहे हैं इसका? ना महंगाई कंट्रोल हो सकी, ना डॉलर नीचे आ सका, ना पेट्रोलियम की कीमतें आ सकी, और जो सत्यानाश जो तिया पांचा किया है, आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के हालात कौन कंट्रोल करेगा। एक बात बहुत ज़रूरी है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की,
उन लोगों ने जिन्हें खुद अपने अंदाज़ा नहीं है कि मज़हब है क्या, इस्लाम क्या है, आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क क्या है, आपकी इज्जत और तौकीर क्या है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने कौम के सामने ये सारे हकायक रखे और ये बताया कि असल एजेंडा क्या है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो किया वो रेलेवेंट जो है, सुनिएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 12 रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाने का इकदाम इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर उठाया गया और पूरे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ चरागां किया गया बल्कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउसेज में, चीफ मिनिस्टर्स हाउसेज में पहली मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हुए महाफिल नात का इनेकाद किया गया। तो ये इकदाम नवाज शरीफ ने नहीं उठाया जो मज़हब का ठेकेदार बना पड़ता है या जो मुस्लिम लीग नून मज़हब की ठेकेदार बनी फिरती है, ये इकदाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने ही उठाया। इससे आगे आए, तालीम का चूँकि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इसके ऊपर उनसे गिला नहीं हो सकता। इमरान खान ने तसव्वुफ़ के ऊपर जो काम करते हुए अल-कादर यूनिवर्सिटी कायम की और उसका मेन जो उसका मैनिफेस्टो था वो ये था कि हमने तसव्वुफ़ के ऊपर ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करनी है कि दीगर मुल्कों से जो लोग हैं वो उठकर यहाँ पर आएँ और तसव्वुफ़ से रूहानियत के कॉन्सेप्ट को समझें। लेकिन उस अल-कादर यूनिवर्सिटी को भी इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्कैंडलाइज करते हुए बंद कर दिया। वजह क्या है? इसलिए कि तालीम इन्हें पसंद नहीं है। ग़ुलाम की जहनीत में कभी तालीम जो है वो गवारा नहीं होती, एजुकेशन इनका दूर दूर तलक नहीं है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये लास्ट बात है उसके बाद मैं आता हूँ कि वो जावेद लतीफ़ साहब ने कोई मरज़इयों के हवाले से कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ये किया गया, वो भी को मुताला करना मेरा ख्याल पसंद नहीं फरमाते। मैं बताता हूँ, गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर कुरान पाक की प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये कुरान एक्ट है, ये असम्बली का लॉ है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके ऊपर सज़ा रखी गई थी 4 साल कि अगर मरज़ईज़, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स आ रही थी कि मरज़ईज़ चन्योट के अंदर अपने सेंटर के अंदर वहाँ पर कोई कुरान पाक की प्रिंटिंग करते हैं और उसमें ख़त्म नबूवत के हवाला से वो अपने अल्फाज को ऐड ऑन करते हैं और ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि मुझसे पहले जो चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड थे अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, वो कोरोना की वजह से इस दुनिया से चले गए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप लोगों ने जो कि सवाल किए वो बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ अजीब सी फ़ोटोशॉप या कमाल कर दिया उन्होंने। PMLN एन ए वो पता नहीं वो शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा लीडर साबित करता रहे, लेकिन नालायक तरीन खाली हाथ लीडर शीडर जो इनके बैठे रहे, जो वज़ीर बैठे रहे, बल्कि वो एक वीडियो शेव करके ऐसे कि जैसे पता नहीं शहबाज शरीफ की गुफ्तगू बड़ा सुन रहे हैं गौर से। चाहे वो कमाल की बात है, किसी फ्रूट शॉप पे या वह शॉप पे मौजूद सारा अपने तई वो ड्राई फ्रूट कह रहे हैं जो वो दिखा रहे। तो उन्होंने पूछा कि वो शहबाज शरीफ किधर है? वो पीछे से बरामद हुआ, वो वीडियो चल रही है साइड पर, आप पीछे देख रही है। और वो जो फोटोशॉप किया वो भी देख लीजिएगा। किसी जगह बैठे हुए दिखाया गया शहबाज शरीफ, हालांकि वो तुर्क अपना जो टर्क वज़ीर आज़म है सदर वो मौजूद थे वहाँ पर। और शहबाज शरीफ तो बाद में आ गया, पीछे से कोने पे होता नहीं बैक बेंचेस वाला, वो आ गया। ये तकलीफ़ दे हम लोगों के लिए। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।